आज तो सत्यप्रिया इट्स अ वंडरफुल सिनेमैटिक डे फॉर मी, क्योंकि हमारे अगले मेहमान भी सिनेमा जगत के, मराठी सिनेमा जगत के वो कलाकार हैं जिन्होंने सिर्फ कहानियों में अपनी भावनाएं नहीं रखी हैं, सामाजिक मुद्दों पर भी चर्चा की है। हमारे साथ जुड़े हैं पुणे से डायरेक्टर मोहन राठौर जी, जूम पर। मोहन राठौर जी, बहुत बहुत स्वागत है डीडी मॉर्निंग शो में आपका। स्वागत है। नमस्ते, थैंक यू। मोहन जी, ये बताइए कि जो आपकी जर्नी रही है ना, उसमें आपने शुरुआत की टेलीविजन से, एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया, फिर डायरेक्टर के रूप में आपने काम किया, फिर आपने अपना रुख जो है फिल्मों की तरफ किया और भारत के बहुत सारे भाषाओं में आपने फिल्में की हैं। तो जब इस जर्नी की शुरुआत हुई थी, क्या आप हमेशा से जानते थे कि आपको डायरेक्टर बनना है? पहले तो ये तो नहीं पता था कि मुझे क्या करना है। हाँ, लेकिन ये था कि जब मैंने एज असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया करना स्टार्ट किया, हाँ। तो मुझे पता चला कि कोई एक माइक बंदा पकड़ के है ना पूरे सबको होल्ड करता है, अच्छा। सबको कंट्रोल करता है। तो उनकी वजह से मैं बोला कि यार ये सबसे बेस्ट है। तो फिर मैंने उसी पॉइंट ऑफ व्यू से फिर मैंने सोचा कि मुझे डायरेक्टर ही बनना है। और डायरेक्टर करते करते फिर राइटिंग के साथ साथ फिर एज अभी प्रोड्यूसर करके काम करने लगा। आपने सबसे पहले डायरेक्शन के लिए आपने कुछ कोर्सेज किए या फिर काम करते करते आपने सीखा? सीखने की प्रक्रिया जो थी वो कैसी थी मोहन जी? मैं जब मेरे फ्रेंड लोग थे, कुछ लोगों को मैंने भी हेल्प किया था इंडस्ट्री में आने के लिए, लेकिन मैं उन लोगों को हेल्प किया, उसके बाद मैं उनसे हेल्प मांगता था, लेकिन वो लोग मुझे डराते थे कि अरे स्टूडियो में ना यूनियन आती है, पकड़ के ले जाते हैं, ये ऐसा वैसा बहुत सारे डराते थे। अच्छा। तो मैं भी दिन भर स्टूडियो के बाहर खड़ा रहता था, लेकिन डर था एक अलग ही, यार अपने जेब में तो पैसा नहीं, अचानक उठा के लेके जाएंगे बॉम्बे में, कौन छुड़ाएगा। तो ये हमेशा डर रहता था। फिर एक बार मुझे एक जगह से मौका मिला, तो फिर मैंने असिस्टेंट डायरेक्टर से जो जर्नी स्टार्ट किया, तो यहाँ तक मैं एज अ डायरेक्टर करके पहुंचा। तो उस समय हमें पैसे भी नहीं मिलता था, ना व्हाट्सएप था, ना कुछ नहीं था। हाँ। तो पहुंच जाओ उस लोकेशन पे। तो मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, ना मुझे कोई पेमेंट मिलता था, तो सुबह का जो नाश्ता था वो मेरे लिए खाना था। हाँ। और इवनिंग का जो नाश्ता था वो रात का मेरा डिनर था। और लोकेशन से पैदल चले जाओ अपने जहाँ पे हम लोग रहते थे, जो हमारा रूम था, वहां तक हम लोग पैदल चले जाते थे। और इसमें एक दो मेरे फ्रेंड थे, उन लोगों ने मुझे हेल्प की, क्योंकि वो एसोसिएट थे। उन्होंने बोला कि यार यहाँ पे पैसा नहीं दे रहा ना, चल रुक, मैं तुम्हें कुछ पैसा दे रहा हूँ, तुम्हारे खर्चे के लिए हो जाए, आने जाने के लिए। तो मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि मैं उनको आज भी बड़े भाई जैसा रिस्पेक्ट करता हूँ। जिन्होंने मुझे इस इंडस्ट्री में हेल्प किया, उनका नाम है सूरज चित्रे। वाह वाह, क्या बात। मोहन जी, आपने जब शुरुआत की वो ही आपने दिग्गज आर्टिस्ट के साथ काम किया है, एकदम एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स के साथ काम किया है, तो क्या रहता है एक्सपीरियंस एक नए डायरेक्टर वर्सेस एक एक्सपीरियंस्ड एक्टर के बीच का? बेसिकली एक बॉन्डिंग होता है मैडम। अभी आगे से जस्ट लाइक कोई एक्टर होता है, उनको ज्यादा मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और नए आर्टिस्ट रहेंगे तो उनको एक्सप्लेन करेंगे ना, तो 100% ज्यादा देंगे। और एक दिग्गज एक्टर क्या होता है कि हाँ सर मैं कर लूंगा, लेकिन जो न्यू आर्टिस्ट होते हैं ना, उनका जो एफर्ट होता है 110%, उनको बेटर करना होता है, क्योंकि अपने आप को स्टैब्लिश करने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। और उनके अंदर एक जोश होता है कि यार मुझे करना है, मुझे मौका मिला है तो मैं इसको 100% सक्सेस करूँ। बिल्कुल। तो ये तो हुआ डिफरेंस, जैसे दिव्या ने पूछा, जब नए आर्टिस्ट होते हैं और जो मजे हुए कलाकार होते हैं उनके साथ डायरेक्टर किस तरह से डील करते हैं। लेकिन आपके डायरेक्शन की बात करें तो आपने शुरुआत टेलीविजन से की और बालाजी जैसे प्रोडक्शन हाउस के साथ भी आपने काम किया। मेरा ये सवाल आपसे रहेगा कि जब पर्दा बड़ा हो जाता है, यानी कि आप टेलीविजन से मूव कर सिनेमा की ओर जाते हैं, तो एज अ डायरेक्टर आपका विजन कैसे बदलता है? क्योंकि यहाँ पे पर्दा तो बड़ा हो ही रहा है, साथ में ड्यूरेशन जो है वो घट रही है। फिल्म तो आपकी आधे घंटे की, 1 घंटे की, 3 घंटे की हो सकती है, लेकिन टेलीविजन सीरियल तो न जाने कितने एपिसोड्स का होता है। तो ऐसे में डायरेक्टर की जो भूमिका है वो कैसे बदलती है? बेसिकली मैडम उसके लिए मैं एक ही बोलूंगा, क्योंकि डायरेक्टर का वहां पे फ्रीडम होता है, क्योंकि डायरेक्टर का एक विजन होता है। क्योंकि टेलीविजन में या सिनेमा में? टेलीविजन में, सिनेमा में मैम। अच्छा। टेलीविजन में एक डेली की एक मैगजीन है, जस्ट लाइक अपन एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना मैम रोज का, तो वही टेलीविजन न्यूज है, टेलीविजन चैनल है जो टीवी सीरियल देखते हैं। फिल्म मतलब नोवेल,
एक ही बार बनता है मैम, वो बार बार नहीं बनती है वो फिल्म। तो उसका एक विजन अलग होता है, क्योंकि आपको डायरेक्टर को वहां पे फ्रीडम होता है। टेलीविजन में फ्रीडम नहीं है मैम, आप चैनल की बात सुनो, कोई प्रोड्यूसर बोल रहा है कि ऐसा नहीं, कभी एक्टर ने बोला कि मेरे पास टाइम नहीं, मुझे जल्दी से निकाल दो। लेकिन यहाँ पे नहीं है मैम, यहाँ पे प्रॉपरली आपको वक्त दिया गया। मतलब आप मराठी फिल्म कर रहे हैं तो 20 दिन आपके पास है या 25 दिन है, डिपेंड ऑन आपके बजट के ऊपर। तो उसके हिसाब से मैं तो बोलूंगा सिनेमा सबसे बेस्ट फॉर्मेट है मैम, क्योंकि वहां पे आपके विजन को प्रोड्यूसर सपोर्ट करते हैं, आर्टिस्ट सपोर्ट करते हैं, हर टेक्नीशियन के अंदर उनका एफर्ट इसके अंदर होता है कि वो लोग 100% अपना देते हैं। तो इस स्टोरी टेलिंग को लेके अगर हम बात करें तो अलग अलग भाषाओं में भी आपने काम किया है, तो क्या रहता है, मराठी सिनेमा की स्टोरी टेलिंग अलग रहती है या कन्नड़ सिनेमा आपने किया है, अलग अलग स्टोरी टेलिंग के पैटर्न को आप एक्सप्लोर कर पा रहे हैं जब अलग अलग लैंग्वेजेस में काम करते हैं? तो बेसिकली कॉन्सेप्ट एक ही होता है। फिल्म हर एक लैंग्वेज का एक ही सब्जेक्ट है, एक लव होता है, मतलब लड़का या लड़की, एक ही इनका लाइन है, इसके अंदर कोई विलन भाई हो जाता है या कोई, डिपेंड ऑन हम लोग किस हिसाब से आप उस स्टोरी को देखते, उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो स्टोरी बदलती रहती है। कहानी एक ही है, परिवार, प्यार, दुश्मनी, इसके अलावा दूसरा डिफरेंट कुछ नहीं होता। संदेश को अगर हम जन जन तक पहुंचाना चाहें, और इस तरह की बहुत सारी फिल्म्स और वीडियोस आपने बनाई हैं, सरकार के लिए भी बनाई हैं, जिसके द्वारा हम जन जन तक संदेश पहुंचा सकें, उसमें से एक बहुत अच्छी फिल्म है, वो है राइट टू पी, जो कि बहुत पसंद भी की गई और जो संदेश है वो भी दिया गया। तो जब आप सिनेमा से ज़रा हटके इस तरह के प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं जहां आपको एक संदेश जन जन तक पहुंचाना है, तो एक डायरेक्टर रूप में आपका क्या विजन रहता है, क्या आपकी थिंकिंग रहती है क्रिएटिव प्रोसेस में? देखिए, जैसे कि आपने राइट टू पी बोला, तो मेरे लिए वो बहुत प्राउड मोमेंट था, क्योंकि हमारे इंडिया में वैसा देखा जाए तो राइट टू पी किसी के पास हक नहीं है। हम लोग शहरों में हैं मैडम, तो हम लोग शहरों में क्या, किसी होटल में भी कोई महिला जाना चाहती है ना, तो नर्वस हो जाती है किसी होटल में, क्या आगे वाला कुछ बोल ना दे। लेकिन मैंने गांव में रहने के बावजूद में मैंने देखा, क्योंकि वहां पे जो जिस दिन छुट्टी होती है सब लोग बाजार के लिए, लेकिन वहां पे ना महिला के लिए ऑप्शन होता है ना पुरुषों के लिए। कभी कोई महिला पेड़ के पीछे जा रही है तो वहां पे कोई पुरुष भी खड़े, तो ये मेरे लिए बहुत शर्मनाक की बात थी यार, इसके ऊपर कुछ करना चाहिए। और इसकी वजह से बहुत सारी महिलाएं ने अपनी जान गंवा चुकी है मैम, क्योंकि किडनी इन्फेक्शन होता है उनको, क्योंकि यूरिन हर वक्त जब बहुत आपको, कॉमन है जी, हाँ बिल्कुल कॉमन है, उसके लिए सबसे ज्यादा महिलाओं को दिक्कत होती है। तो मैंने सोचा कि यार इसके ऊपर क्यों ना बनाया जाए। मोहन जी, ये तो आपने क्रिएटिव फील्ड की बात की, अपने काम की बात की, जहां पर सब तरफ से आपको सपोर्ट मिला एंड ग्लैड यू आर ब्लेस्ड। लेकिन सत्यप्रिया, कई बार ऐसा होता है कि हम जब आर्ट परस्यू करने निकलते हैं ना, जब हम अपनी कला चुनते हैं किसी नॉर्मल 9 to 5 जॉब की जगह, तो पारिवारिक सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है। उसमें आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? क्या आपकी फैमिली आपको क्रिएटिव फील्ड जब आप चुनते हैं तो आपको पूरा सपोर्ट करती है, या आपको भी लड़ झगड़ के अपना आर्ट परस्यू करना पड़ता है? जी नहीं, इसके लिए तो मैं अपने परिवार का, मतलब हर जन्म में मैं बोलूंगा कि मुझे यही परिवार मिले। लेकिन मेरा भाई या मेरी माँ, मेरे पापा या मेरा पूरा परिवार, मेरा जो हम लोग जो पूरा आज भी ज्वाइंट परिवार रहते हैं, मतलब भाई मतलब मेरे लिए जान है, मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मेरा छोटा भाई का एक वसूल है, मैंने उसका देखा है कि मैं उसको सुबह फोन करूंगा ना तो बोलता था हाँ दादा, मतलब मराठी में बोलता, हाँ दादा कसा है। जैसे उसको दोपहर में इस टाइम पे, जैसे मैं उनको आफ्टरनून में 12-1 बजे 2 बजे कॉल करूँ ना, तो आगे से बोलता था हाँ भैया बोलो दादा किती पैसे पाठवायचे। मतलब वो बोलता था कि दादा तुम्हें कितना पैसा भेजू। उसके साथ में मेरी एक मुंह बोली बहन है जो सोलापुर अक्कलकोट से 15-16 साल से हम लोग, वो सगे भाई से ज्यादा मेरे पे ट्रस्ट करती है। तो वो भी एक हमेशा मेरे पीछे बैकबोन खड़ी रहती थी। और अकॉर्डिंगली ये सब मेरा परिवार है, जो मैं कभी इनको भूला नहीं हूँ। जो भी कुछ करते हैं तो हम लोग एक दूसरे को पहले अपडेट देते हैं। तो मुझे प्राउड फील होता है कि जिस स्ट्रगल पीरियड से मैं यहाँ तक आया हूँ, मैं ना कभी किसी से उम्मीद नहीं करता। मेरे से जितना हेल्प हो सकता है मैं करता हूँ, और मैं ऊपर वाले के ऊपर छोड़ देता हूँ। और उसी बिहाइंड में मुझे अभी रिसेंटली 24 में मेरी शादी हुई थी। शादी होने के बाद जिस लड़की से मेरा शादी हुई थी, उस लड़की ने भी बहुत सपोर्ट किया। अच्छा। जो मेरी वाइफ, हाँ, वो हमेशा मुझे बोलती थी, जब से मेरा कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं था, शादी के बाद मुझे महाराष्ट्र गवर्नमेंट के जो एडवर्टाइजिंग के काम आए, जैसे मैं राइटर डायरेक्टर एज अ प्रोड्यूसर मैं खुद ही उस प्रोजेक्ट किए, तो वो बोलती थी काम नहीं है ना, कोई टेंशन मत लो, मैं हूं ना,
जब तक आपका काम नहीं चल, लाइफ टाइम मैं आपको संभालूंगी। रिसेंटली मतलब बहुत सारा मतलब क्रैशेस के बाद अभी रिसेंटली 2025 दिसंबर 6 को वो नो मोर जो हमें अचानक से छोड़ के चली गई। तो इसकी वजह से बहुत सारा तकलीफ, मतलब मैं किसी से बात करने के लिए हिम्मत नहीं हो रही थी, तो मुझे कॉल आया था कि आपका इंटरव्यू। तो मैं बोला ठीक है सर, मैं कोशिश करूंगा करके आप लोगों से बात कर रहा हूँ। एक मेरी छोटी सी बिटिया है 1 साल की, और अभी अल्फाज ने उसी लड़की की इंस्पिरेशन से मेरी ये फिल्म स्टार्ट हुई। जो मेरा छोटा भाई हमेशा मेरे लिए, मतलब मैं उसको छोटा भाई, सिर्फ मेरे लिए छोटा है, लेकिन मैं उसको हमेशा से, जब से मैं उसको जस्ट इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ तब से मैं उसको बड़ा भाई ही बोलता हूँ। और उसी के बराबर एक मेरे और एक भाई है जिसका नाम है महेश कोहली, लेकिन उसके बारे में मेरे पास अल्फाज नहीं है, क्योंकि वो बड़ा है, बहुत कुछ चीजों से उससे कुछ सीखने के लिए मिलती है, और मैं हमेशा उसका शुक्रगुजार रहूंगा कि हर वक्त में, मेरे बुरे वक्त में वो खड़े रहते हैं। परिवार का जो बूस्ट अगर आपके पीछे हो, अगर वो आपको प्रेरणा देते रहें, तो इंसान कहाँ से कहाँ नहीं पहुंच सकता। बिल्कुल, ये बात तो है। अगर आपकी फिल्मोग्राफी की भी बात करें, तो शॉर्ट फिल्म्स की बात करें, चाहे बूम बूम की बात करें, आपने कई सारे म्यूजिक वीडियोस भी डायरेक्ट किए हैं, और उसके अलावा सत्यम जैसी फिल्में, मराठी फिल्मों में काम किया, कर्नाटका में आपने, कन्नड़ फिल्मों में दिगंत और इस तरह से बड़े लोगों के साथ आपने काम किया, कीर्ति खरबंडा के साथ भी आपने काम किया है। तो जब आप अपनी फिल्मोग्राफी देखते हैं, तो जो सब्जेक्ट्स का चुनाव है वो आप कैसे करते हैं? कॉन्शियसली आप लैंग्वेजेस के बारे में सोचते हैं, या कुछ और है जो आपका विजन जो है उसको गवर्न करता है? बेसिकली वो जो कन्नड़ा फिल्म थी दिगंत और कीर्ति की, उसके अंदर मैं एसोसिएट में था कर्नाटक के। तो जो हमारे जो डायरेक्टर सर और डीओपी और क्या प्रोड्यूसर, ये तीनों बॉम्बे से ही थे, और मुझे कन्नड़ा लैंग्वेज आती थी। तो उनके साथ में एजाज से करके मेरे एक दोस्त है, वो भी डायरेक्टर है। तो उन्होंने, हम लोग बालाजी में काम कर रहे थे, 2010 या 11 की बात है। उस समय उन्होंने तो एजाज भाई ने मुझे बोला, मोहन तुझे कन्नड़ा आती है ना? बोला हाँ। तो फिर ये लोग बेंगलुरु गए, वहाँ पे एक मेरे मतलब जो हमारे फिल्म के को डायरेक्टर थे जो कर्नाटक से, उनको कॉल करके मुझसे बात कराने दिया। तो उन्होंने बोला हाँ मोहन यागी दिया, अन्ना नानू चन्नागी न्यू यागी दे रहा। तो मैंने उनको बोला कि, उन्होंने मुझे पूछा मोहन आप कैसे हो? तो मैंने बोला कि भाई मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? तो इसी से उन्होंने बोला कि यार ये तो कन्नड़ा अच्छा बात कर रहा है, तो इसको क्यों ना अपन ये करें। तो इसी बहाने से फिर मैंने वो कन्नड़ा, मतलब हम लोग निगेटिव पे कर रहे थे, और एक अलग ही एक्सपीरियंस थी, क्योंकि वो बड़े कन्नड़ा इंडस्ट्री के दिग्गज थे, दिगंत और कीर्ति खरबंदा। हाँ। तो आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स कैसे रहेंगे, और किन किन सब्जेक्ट्स पे आप काम करना चाहेंगे? मैं, दिव्या और हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं आपसे। मैम मेरा तो देखो, आप लोग का आशीर्वाद होगा या दूरदर्शन का आशीर्वाद होगा, तो मैं रजनी सर को लेके, मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है मैम, रजनीकांत जी के साथ। क्या बात है, क्या बात है। हाँ, मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, मैं रजनी सर को लेके फिल्म करना चाह रहा हूँ। मैं वहां तक अप्रोच कर चुका हूँ, लेकिन मुझे प्रॉपरली कनेक्शन नहीं मिल पा रहा है, तो उसी की वजह से वेट कर रहा हूँ। रजनी सर मराठी फिल्म करना चाह रहे हैं, बिकॉज ऑफ वो मराठी है। मेरे जो रजनी सर जो मुझे चाहिए, जस्ट लाइक चाणक्य, जो अपन ने चंद्रगुप्त मौर्य में अपन ने चाणक्य दिखा है, जो आचार्य चाणक्य है, उनके अकॉर्डिंग एकदम स्ट्रिक्ट पर्सन। और इस लड़की को वो बंदा मार्शल आर्ट में ट्रेनिंग करके उसको बोलते हैं तू जा अपनी जिंदगी जी। अरे वाह, वो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। स्टोरी थोड़ी सी हमें रिवील की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा मोहन जी, अगर कोई नए लोग जो डायरेक्शन में आना चाहते हैं, मैं तो स्वयं खुद एक एक्टर हूँ, नमस्ते मोहन जी। अगर जो नए डायरेक्टर्स आना चाहते हैं मार्केट में, तो हाउ शुड दे स्टार्ट, व्हाट शुड बी द अप्रोच? देखिए, इसके लिए तो मेरे पास ज्यादा वर्ड नहीं है। हाँ, लेकिन मैं जहाँ पे काम करता हूँ, मेरे पास नए टैलेंट आता है ना, मैं उनका वेलकम करता हूँ। किसी को सीखने की जिद होगी, चाहत होगी ना, वो कैसे भी उसके मुकाम तक पहुंच जाएंगे। क्योंकि हम लोग किसी डायरेक्टर, बड़े डायरेक्टर पे पास जाएंगे, वो लोग अपने को सपोर्ट करेंगे, मैडम ये सब भूल जाने की बात है। कोई यहाँ पे किसी को सपोर्ट नहीं करता। आपको इंडिपेंडेंट खुद को बड़ा बनना है। ना मैं किसी के बारे में गलत बोलना चाहता हूँ, ना कुछ नहीं। मैम आप अच्छा काम करोगी तो 100% आपको कोई ना कोई तो ऐसा होगा कि जो आपको देखेगा, यार नहीं इसका टैलेंट है, इसको अपने साथ रखते हैं, वो खुद अपना मुकाम बना लेगा। मैम बिल्कुल, क्या बात है। बहुत 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 अच्छा लगा आपसे मोहन जी बात करके, आपकी जर्नी के बारे में सुनकर भी, और जिस तरह से आपने धीरे धीरे छोटे छोटे कदम लेकर अपने लिए इतना बड़ा मुकाम बनाया है। बहुत अच्छा लगा, बहुत प्रेरणा भी मिली आपसे बात करके। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम आपको एक बार फिर से शुभकामनाएं देते हैं कि जो आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है रजनीकांत जी के साथ, वो बहुत जल्दी पूरा हो, और हमें रजनी सर आपकी फिल्म में बड़े पर्दे पर देखने को मिले। हम भी
उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप डीडी मॉर्निंग शो Thank के you, ma'am. साथ जुड़े। आप लोगों ने धन्यवाद। इतना मुझे प्रेरणा दिया, आप लोगों से बात करके मुझे भी खुशी हुई, और पूरे दूरदर्शन तो बचपन से देख के ही बड़े हुए हैं मैम। थैंक यू जी सो मच। बिल्कुल, थैंक यू। ऑल द वेरी बेस्ट मोहन जी।